तूफानों से आंख मिलाओ, बाढ़ के ऊपर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, बाढ़ के ऊपर वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पर। तूफानों से आंख मिलाओ, बाढ़ के ऊपर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। देखिए, आज ये दो शख्सियात मौजूद हैं, हमारे और भी लोग, मुस्तान कलीमी साहब मौजूद हैं। मैं बताता चलूंगा कि सदर का काम ये होता है कि कहीं वक्त ज्यादा बढ़े तो वो तोड़ दे, लेकिन खुदा का शुक्र है तो ऐसे लोग मौजूद हैं। हमारे मजीद ज़करिया साहब जब किसी प्रोग्राम में रहते हैं, आमतौर पर बदल में मौजूद रहते हैं, तो मेरा वक्त अपने आप 3-4 मिनट से बढ़ जाता है, क्योंकि वक्त पर जब आपकी कही हुई बात को लोग समझते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। दोस्तों, you are today present over here for one of the very important milestones of your life. That आज आपका यहाँ से अलविदाई जलसा हो रहा है, और याद रहे ये गुलशन, जैसा कि सर ने कहा, ये वक्त अभी एक बच्ची जो पहले याद कर रही थी अपने फंक्शन को, अपने बोले याद मेरा दिन चाहता ये कहने को, अपनी जिंदगी का एक बड़ा ही अहम हिस्सा होता है। जब मैं इंडिया कानपुर से बीटेक के बाद मुझे बुलाया गया अलविदाई तकरीब में कि 2 लफ्ज कहें, तो साहब मैंने वो जो शेर कहा, उसकी वजह से एक बीटीआई कानपुर आज तक मुझे याद करता है। और जब हिंदुस्तान के सदर रामनाथ कोविंद साहब एचबीटीआई कानपुर के 100 साल जश्न के मौके पर एज ए चीफ गेस्ट वहां पर आए, 100 साल पुराना इंस्टीट्यूट, 2021 की बात है, 65 साल पुराने लोग ज़करिया साहब जिंदा थे। हफ्ते वक्त इंसान की उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है। हजारों लोग जिंदा थे, जिसमें सैकड़ों लोग निजामत करते थे तब भी, और आज भी कर रहे हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है, उस प्रोग्राम की निजामत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मौजूदगी में मुझे अवसर हासिल, और ये इसलिए हासिल हुआ कि एक मैंने वहां पर मकाम बना रखा था, और अपनी अलविदाई तकरीब में मैंने कहा था कि अब कोई याद करे या न करे, ऐसा नहीं। अब कोई याद न करे या न करे ऐसा नहीं, हम तो पैमानों पे होठों के निशान छोड़, तो आपके निशान पैमानों पर बाकी रहें, आपके कदमों के निशान स्कूल के ग्राउंड पर बाकी रहें, क्लासरूम में बाकी रहें, आपकी कॉपियों किताबों में बाकी रहें, इनामात में बाकी रहें, आसपास लगे हुए पोस्टर्स में बाकी रहें। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने माजी को याद करते हैं तो हमारा मुस्तकबिल हाल को मुस्तकबिल के खातिर जोड़ रखा है माजी से, हाल को मुस्तकबिल के खातिर जोड़ रखा है माजी से, तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है। कोशिश ये रहनी चाहिए, हम क्या करेंगे से ज्यादा हमने क्या किया वो याद रहे, बरकरार रहे, और उसको देखते हुए आप आगे बढ़ते रहेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। दोस्तों, एक्चुअली आप जिस फेज से दूसरे फेज में जा रहे हैं, अभी बच्चे एग्जाम देंगे, एग्जाम के ताल्लुक से मैं बात करूंगा, ये ट्रांजिशन फेज हो, कोई भी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो, कोई भी बोर्ड ले लीजिए आप,
उस बोर्ड में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई में अचानक बहुत बड़ा फर्क है, और जो उस फर्क को कोप अप कर गया सर उस वक्त वो कामयाबी उसके कदम चूमती है, और अगर आप उस वक्त दरस गए तो मुश्किल है। एक अनाज है पूरी दुनिया में खाया जाता है, चावल, यहाँ भी खूब खाया जाता है। हिंदुस्तान दुनिया का दूसरे नंबर का मुल्क है चाइना के बाद, जहाँ चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है। चावल की जब खेती करी जाती है तो एक रुपाई होती है, पहले चावल लगा दिया जाता है दाना, और वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और उसके बाद जब वो कुछ बड़ा हो गया तब उसको एक दूसरी जगह प्लांट किया जाता है, जो खेती होती है। आपका वही फेज है, आप धान की वो रोप है, अब आपको उस जगह पर लगाया जाएगा जब 11वीं 12वीं की शुरुआत होगी। वो फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आपको वहां लगाया गया, आपको पनपना है, आगे बढ़ना है, उन हालात में भी कामयाब रहना है। किसी ने कहा है कि कदम कदम पे संभलना कमाल, कदम कदम पे संभलना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल। कदम कदम पे संभलना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, और बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल। इस बुलंदी पर पहुंचना ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, और नामुमकिन ये काम नहीं है, बहुत आसान है। बस ये समझ लेना कि जितनी मेहनत करते हुए हम आज इस 10वीं की बुलंदी पर पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके हैं, उससे कई ज्यादा गुना मेहनत हमें आगे करनी होगी उसी मकाम पर रहने होगी। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, एग्जाम कामयाबी सर ने कहा थोड़ा एक चीज को कट कर। देखिए, सबसे पहली जरूरत ये है कि आप लोगों को, कई बच्चियों ने इस बात का जिक्र करा, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हार्ड वर्क इज द ओनली वे टू सक्सेस। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको मेहनत करनी है, मेहनत बहुत जरूरी है। और मेहनत के साथ साथ एक दूसरा हिस्सा होता है प्रिजर्वेंस, किसी काम के लिए लगातार लगे रहें। बहुत से एग्जाम्पल दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको अपने घर का एग्जाम्पल देना चाहता हूं, क्योंकि उसको मैंने बिल्कुल करीब से देखा। मैं एक मिडिल क्लास को बिलोंग करता हूँ। मेरे वालिद रिटायर हो चुके हैं, उनकी 95 साल की उम्र है। कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो फोरमैन के पद से रिटायर हुए। क्लास 2 से क्लास 1 तक की पोजीशन। एक छोटा सा घर जिसमें हम 4 भाई बहन उस वक्त रहते थे, अभी वो घर है। माँ इस दुनिया में नहीं है, माँ हाउसकीपर थी, और वो हम बच्चों की तरबियत के लिए रात दिन वो भी मेहनत करती थी, वालिद साहब मेहनत करते थे। और मैं इसलिए ये बात शेयर कर रहा हूँ कि मेरी माँ की एक ख्वाहिश थी, और वो अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से कहती रहती थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरा एक बच्चा IAS ऑफिसर बने। आज भी बड़ी बात है, ये उस वक्त की बात जब 1990 के आसपास की बात, कि एक बच्चा IAS ऑफिसर बने, कोई एक प्रोफेसर बने, एक इंजीनियर बने और एक डॉक्टर बने। ये माँ का था। मुझे ये बहुत बताते हुए फख्र हो रहा है कि माँ के कहने के मुताबिक मेरी सबसे बड़ी बहन प्रोफेसर है, मुझसे भी 5 साल बड़ी है, और इस वक्त इंडिया की टॉप मोस्ट नंबर 1 की यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया करीब जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड है उसमें उसकी वो निकालते हैं रैंकिंग, तो पिछले 5 साल से हिंदुस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। ये बताते हुए मुझे ज्यादा फख्र नहीं हो रहा है कि मेरी बहन वहां पर प्रोफेसर है,
मुझे ये बताते हुए ज्यादा फख्र हो रहा है कि उस यूनिवर्सिटी का नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। For the last 10 years in NAC accreditation, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली। वहां पर मेरी सबसे बड़ी बहन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है और मुझे इस बात का पता। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं हूँ। उनका सोचना था कि एक बेटा इंजीनियर बने। मैं इंजीनियर हुआ 1986 में, और जब मेरा 83 में एडमिशन हुआ था इंजीनियरिंग में 1983 में, तो आपको बता दें कि पूरे हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग कॉलेजेस उंगलियों पे गिने। यूपी में सिर्फ 5 इंजीनियरिंग कॉलेज थे उस वक्त, महाराष्ट्र में 6-7। तो जिस तरह से आज के ज़माने में कोई बहुत बड़ा कंपटीशन निकाल दे, नीट वगैरह निकाल दे, उससे भी ज़्यादा वैल्यू उस वक्त इंजीनियरिंग है। तो मेरा एडमिशन हुआ और मेरी मार्क्स दूसरी फाइल। उसके बाद मुझसे छोटा तीसरा भाई, एक बेटा डॉक्टर होना चाहिए, तो वो उसका सिलेक्शन हुआ। और वो जो मेरा भाई है उसने सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं किया, एमबीबीएस के बाद उसने एमएस किया और कानपुर में एक बहुत बड़ा सर्जन है वो इसका। ये बात सबसे मुश्किल काम एक आईएएस है। मेरा सबसे छोटा भाई आईआईटी कानपुर से बीटेक, आईआईटी कानपुर नंबर 1 आईआईटी ऑफ इंडिया, वेरी टफ कंपनी ने बहुत पहले ऐड निकाला। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हमने से कई लोगों ने देखा होगा, शायद आपको भी याद हो। उस इश्तिहार में एक फ्रिज का इश्तिहार था। एक लेडी आती है फ्रिज के पास, खड़ी होती है, कहती है अरे ये तो आवाज भी नहीं करती। फिर खोलती है, कहती है अंदर काफी ठंडक है। और उसके बाद एक बड़ा सा तरबूज उसके अंदर है, अंदर काफी जगह है, अंदर काफी जगह है। उसके बाद कैलविनेटर कंपनी कोर्ट में गई और उसने कहा कि इस इश्तिहार को वापस मंगवाइए, इस कंपनी से बहुत बड़ा वकील बना गया। ये बड़ी कंपनियां जब जाती हैं तो ऐसे एडवोकेट्स होते हैं जो घंटे के 10-20 हज़ार रुपए लेते हैं। वो एडवोकेट ने वहां पर अपनी बात रखी और उसने ये कहा कि सभी 165 लीटर के फ्रिज में 165 लीटर की जगह होती है। तो झूठ बोल रहे हैं कि अंदर काफी जगह है। हर फ्रिज में, कैलविनेटर का हो चाहे गॉडरेज का हो चाहे किसी का हो, उसमें 165 लीटर की जगह होती है। और बच्चों, हर इंसान को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। कोई ऐसा जिंदा इंसान ले आइए जो कहे कि मैंने ऐसा दिन भी दिया है, ऐसा दिन जिसमें मुझको 24 घंटे के ऊपर 5 मिनट और मिले। 24 मेरे पास भी हैं, 24 आपके पास भी हैं और 24 आपके पास। इन 24 घंटों की सही प्लानिंग ही कामयाबी। किस तरह से उसको प्लान किया जाए, किस तरह से आपको अपनी एग्जाम में जाना है। कल के बच्चे एग्जाम में जा रहे हैं, आगे 9th वाले भी जाएंगे जो सीरियस हैं, उनको भी एग्जाम देना है। थोड़ा सा मैं एग्जाम की बात करूंगा, उसके बाद 2-3 मिनट कैरियर के। एक तो काम आप ये करिए कि आप अपने घर में किसी भी जगह में, अगर ड्राइंग रूम बेडरूम में जगह ना मिले, दिक्कत है कमरे में जगह ना मिले, तो लैट्रीन में लगा दीजिए अपना एक टाइम टेबल। आपका कागज से बना हुआ एक टाइम टेबल घर के किसी कोने में होना ही चाहिए और ये दिखता रहना चाहिए। जैसे आपने चार्ट लगाया है ना, इसी तरह से दिखता रहना चाहिए। तकिए के नीचे रख के सो टाइम टेबल बनाइए, किसी काम का टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल दिखता रहे। मेरे चैम्बर में आप आइए तो आप देखिए कि मेरे चैम्बर में एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है। जो मीटिंग, जो बाकी सर अगर चलेंगे तो अब ये लिखा हुआ है, जिस दिन आपने फोन किया था उस दिन से लिखा हुआ है इस दिन को पालवी में जाना है। वो पूरे सामने लिखे होने की वजह से अल्लाह का शुक्र है। अभी मेरे आकाशवाणी के इंटरव्यू में अभी आया, इंटरव्यू मैंने पूछा
कि आप इतना टाइम कैसे निकालें। तो मैंने यही जवाब दिया कि टाइम तो मेरे पास भी उतना ही है, लेकिन उसकी प्रॉपर प्लान। तो आप जब अपना टाइम टेबल बनाएं तो उस टाइम टेबल में पहले अपने हर सब्जेक्ट को बराबर रखें जब शुरू में बनाएं, और उसके बाद कुछ दिन बाद 2-4 दिन बाद जब आपको लगे कि इस सब्जेक्ट में हम कमजोर हैं, तो उसके ऊपर जो सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, जिस सब्जेक्ट में आपका सबसे आसान हो, उस सब्जेक्ट के उस दिन के उस घंटे को क्रॉस करो और वहां पर इस सब्जेक्ट का नाम बदलो जो उसी एग्जाम को दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए उसमें कोई शैतान बच्चा नहीं होगा। आप कई लेवल का हो, 5 शैतान 5 का ग्रुप बनाने उसके लिए क्या करें, लेकिन जो 5 बच्चे ग्रुप बनाए उनका लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर हो, 10-5% इधर उधर चल सकता है। ये जो दूसरा हिस्सा है, ये जरूरी नहीं कि 100% लोग करें। अगर आप में से 20% 25% कर पा रहे हैं तो कर, और उसको करते वक्त आपको अपने सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। कोई एक सब्जेक्ट पढ़े, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़े, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो दूसरों को समझाए कि हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा। इसको जो ज्वाइंट स्टडी कहते हैं, ज्वाइंट स्टडी का अक्सर फायदा होता है, और अगर ये ठीक से किया जाए बहुत फायदा होता है। अपनी मुश्किल को जो पतवार नहीं कर सकता, अपनी मुश्किल को जो पतवार नहीं कर सकता, तो वो समंदर को कभी पार नहीं कर सकता। अगर इस समंदर को पार करना है तो आपको इन मुश्किलों को ही अपने लिए पतवार बनाना है, और उसके जरिए यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर लाइफ। अब मैं दूसरे हिस्से की ओर देखता हूँ, कैरियर प्लानिंग। क्या आगे करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। कैरियर प्लान करते वक्त सबसे जरूरी चीज है कि हम पहले ये समझें कि हम क्या कर पाए। ये देख करके कि फला ने ये कर लिया, हम भी कर लें, इस तरह से बहुत मुश्किल हो जाती है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना कैरियर प्लान करना है। अगर आपकी मैथमेटिक्स खराब है और आप चाहें कि आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम में चले जाएं, उसके लिए आपको कई गुना मेहनत करनी है। तो ठीक है, मैथमेटिक्स खराब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया में कुछ कर नहीं सकते। आप बायोलॉजी स्ट्रीम में चले जाए, उसके अलावा आप आर्ट्स की स्ट्रीम में चले जाए। सिविल सर्विसेज जो IAS में मैंने अपने भाई की बात कर रहा था, उस एग्जाम के अंदर आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, किसी भी फील्ड में, मेडिकल फील्ड हो, कुछ भी हो, उसके लोग उस एग्जाम को दे सकते हैं। ग्रेजुएशन 12th के बाद आपको BA, BCom, BSc, BTech, MBBS कुछ ना कुछ करना है, तभी आप उस एग्जाम को दे पाए। अब जो इससे पहले जलगांव में कलेक्टर थे डॉक्टर प्रवीण मुंडे, MBBS करके उन्होंने IAS क्वालिफाई किया। मेरे भाई ने BTech किया, इंजीनियरिंग करके IAS क्वालिफाई। इसी तरह से कई लोग आर्ट्स के बाद क्वालिफाई करते हैं। तो आपको अपनी जो सोच है उसको करने के लिए जरूरी है कि आप क्या कर सकते। और इवन मेरा तो ये भी कहना है कि ये जरूरी नहीं कि आप कोई सर्विस ही करें, आप किसी प्रोफेशन में ही जाएं। अगर आप में काबिलियत है तो आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। बैठ बावजूद है, देखिए आप यही कि स्टूडेंट्स इन्होंने मिसाल कायम करी। बिजनेस अपने आप में एक बहुत ही अच्छा तरीका है। किसी ने कहा है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, और जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर। तो जिंदगी हमेशा ये सोचते हुए नहीं आगे बढ़ती कि किताब की जिंदगी कामयाब किताबों को हटा करके। तो आपके अंदर
अगर ये बात है कि आप कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, तो आप उसके लिए एक ऐसी सोच रखनी चाहिए जिस इंडस्ट्री में आप बिजनेस करना चाहते हैं उसमें आप नौकरी करें, डिप्लोमा कर लें, इंजीनियरिंग कर लें, इवन ITI कर लें, किसी भी तरीके से आप वहाँ पर एंटर कर जाएं और एंटर करने के बाद आप 3, 5, 7 साल, डिपेंड करता है कितना आप इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें, एक्सपीरियंस है। और उस एक्सपीरियंस को लेने के बाद यू कैन डू योर ओन बिजनेस, अपना काम आप खुद कर सकते हैं। और जब आप अपना काम करें तो उस वक्त अल्लाह का शुक्र है, अभी सर ने कहा अपने स्टूडेंट्स के बारे में, मुश्ताक करीमी साहब ने, ये बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ बिजनेस। इस्लाम हमारा मजहब, ये मजहब अल्लाह का शुक्र है कि कई जगहों पर गैर इस्लाम से जुड़े हुए लोग भी इस बात को कहते हैं, ईमानदारी के लिए जाएं। तो अगर आप अपना काम ईमानदारी के साथ करें तो आपको कामयाबी मिलेगी ही, इस बात की गारंटी हमारी किताब देती है, हमारा कुरान। तो आप सब एक अच्छे बिजनेसमैन बने, अच्छे प्रोफेशनल बने, अच्छा काम करें और जिंदगी के अंदर इन सब से ऊपर एक कामयाब इंसान। मैं अपनी बात ये कहते हुए खत्म करता हूँ कि काम वो गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और काम वो गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं, और आपकी नजरों में सूरज की है जितनी इज्जत, आपकी नजरों में सूरज की है जितनी इज्जत, हम चिरागों का भी उतना ही अदब करते हैं।